हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। फिर से हम उपस्थित हुए हैं हमारे पंचवर्षीय योजना की श्रृंखला को पूरा करने में के लिए। अब हम बात कर रहे हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना पर। 8वीं पंचवर्षीय योजना 2 साल के अनिश्चित काल, या हम कहेंगे कि 2 साल का जो राजनीतिक अस्थिरता थी उसके बाद आई। 1992 से 1997, 1992 से लेकर 1997 तक की ये योजना थी। और इस दौरान हम कहेंगे कि एक तरफ तो नरसिम्हा राव की सरकार थी, साथ ही साथ एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में वहां पर उपस्थित थे राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले, जो भारत के राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं और काफी अच्छे अर्थशास्त्री भी जाने जाते हैं। शायद आप लोगों को मेरा इशारा समझ गया होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या था इस 8वीं पंचवर्षीय योजना में, क्या उद्देश्य थे। सभी लोगों को, जैसे कि मैं बार बार सूचित करता हूं, MK लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा। GS ऑप्शनल, आइकॉनिक प्लस, कोई भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते समय डिस्काउंट कोड के रूप में आप रेफर कोड जरूर यूज करते चलिए। आपके लिए अब 3 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान भी अनअकैडमी लेकर आ गया है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज फीडबैक जैसी सुविधा मिलती है। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन प्लान में केवल एक ही प्लान के अंतर्गत आपको सारे ऑप्शनल देखने का मौका मिलता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल भी आप हमारा देख सकते हैं। हमारा नया चैनल यूपीएससी सीएसई प्रो, जिस पर एक्सक्लूसिवली केवल हमारी कक्षाएं मिलती हैं। 2 दिसंबर से इंडियन इकोनॉमी पर हमारा नया बैच आ रहा है। आइए शुरुआत करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997। यहां पर जो मूल लक्ष्य रखा गया था मानव संसाधन, क्योंकि अब यह बात स्पष्ट हो गई थी कि कृषि का विकास, उद्योगों का विकास, तकनीक की बात, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास एक कुशल मानव संसाधन नहीं थे जो हर जगह पर मानव जितनी भी आवश्यकता भारत की थी उसे पूरा कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो मानव संसाधन को मजबूत करना था, और जो मॉडल था वो जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल के नाम से जाना जाता है। जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल। अध्यक्ष बने थे PV नरसिम्हा राव और उपाध्यक्ष थे प्रणब मुखर्जी। चित्र के कारण आपको ऐसा लगेगा कि प्रणब मुखर्जी बुजुर्ग थे, नहीं, नरसिम्हा राव की एज बहुत ज्यादा थी उस दौरान, तो चित्र से कंफ्यूज मत होइएगा। PV नरसिम्हा राव अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे प्रणब मुखर्जी। दरअसल इससे पूर्ववर्ती योजनाओं में मुख्यतः प्राथमिक द्वितीय क्षेत्रफल ही बल दिया गया था, किंतु 8वीं योजना के अंतर्गत सेवा क्षेत्र पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। वैसे तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में सेवा क्षेत्र पर बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन 8वीं पंचवर्षीय योजना सेवा क्षेत्र को डेडिकेटेड थी, इसलिए मानव संसाधन को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। 1991 के आर्थिक सुधार लागू हुए थे। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना 1991 के जो LPG आया था भारत में, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण वाली जो बातचीत हुई थी, LPG के सुधारों के बाद ये लाई गई योजना थी। इसमें बहुत सारे सुधार लाए गए, बीमा सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में कर सुधार लाए गए, क्योंकि हमने IMF से लोन लिया था और IMF ने हम पर कई सारी शर्तें लागू की थी और हमारी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में बदलने का प्रयास किया था। तो 1991 के आर्थिक सुधार लागू होने तथा कंप्यूटरीकरण की नींव भारत में रखने पर योग्य और कुशल मानव बल की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि जब कंप्यूटरीकरण का युग आया तो लोगों के पास, भारतीय लोगों के पास कंप्यूटर चलाने का ज्ञान भी नहीं था। तो हमें एक बेहतर और कुशल मानव संसाधन की जरूरत थी, जो इस योजना के माध्यम से हम पूरा करना चाहते थे। साथ ही जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल की इस अवधारणा पर आधारित था कि मानव को भी अर्थव्यवस्था के एक मुख्य संसाधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, उसके विकास पर बल दिया जाना चाहिए। यदि मानव को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा पर्यावरण मिलेगा,
तो मानव एक बेहतर उत्पादनशील इकाई के जैसा काम करेगा। जैसे उद्योगों की मशीनें उत्पादन करके देश की जीडीपी में मदद करती, वैसे ही एक कुशल मानव संसाधन भी देश की जीडीपी में मदद करेगा। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ये स्पष्ट हो जा रहा था कि यदि एक मजबूत मानव संसाधन रहेगा तो अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मानव संसाधन का विकास इसका मूल लक्ष्य था। शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बातचीत की गई पहली बार, क्योंकि मानव संसाधन बिना अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं के नहीं बन सकता है। और भुगतान संतुलन, क्योंकि झटका, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वैसे भी आप जानते हैं कि भारत सरकार ने भुगतान संतुलन के कारण जो समस्या आई थी, अब उसको सीखा और उस बात को ध्यान में रखते हुए भुगतान संतुलन को मजबूत करने की बात रखी गई। अनुमानित लक्ष्य था 5.6%, लेकिन प्राप्त लक्ष्य 6.8%। यहां से भारत में उपभोक्तावादी प्रवृत्तियां शुरू होगी। यहां से भारत में फेयर एंड लवली एंटर करेगा। यहां से भारत में पेप्सी और बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय ब्रांड प्रवेश करेंगे और यहां से भारत अब उपभोक्तावादी बनना शुरू हो जाएगा। अब भारत यहां से एक ऐसी अर्थव्यवस्था में तब्दील होना शुरू हो जाएगा जहां पर लोग संसाधनों का दोहन और शोषण कर सकते हैं। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो मूल लक्षण हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको बड़े आसानी से दिखाई दे सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना के बाद ही भारत में एक तरीके से उपभोक्तावादी प्रवृत्तियां बढ़ी और इसी कारण से जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ी। और डब्ल्यूटीओ का भारत सदस्य बना, क्योंकि 1995 में जो गेट था उसके उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद ये कन्वर्ट हो गया डब्ल्यूटीओ में। तो डब्ल्यूटीओ का भारत सदस्य बना। आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम लागू किए जाने के बाद शुरू की जाने वाली पहली योजना थी, क्योंकि एलपीजी आने के बाद ये पहली योजना थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश की प्रक्रिया, विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, जहां जहां सरकार के निवेश हुए थे उस सरकार के निवेश को प्राइवेट प्लेयरों को बेचने की बात शुरू हुई। जेबी रामकृष्ण की अध्यक्षता में प्रथम विनिवेश आयोग भी बनाया गया ताकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का डिस इन्वेस्टमेंट किया जा सके, निजी प्राइवेट लोगों को इनवाइट किया जा सके। भारत में व्यापार खाते में रुपए को आंशिक परिवर्तन बनाया गया। यह शब्द शायद आप ना समझ पाए। आंशिक परिवर्तन इसका मतलब हुआ कि जो भारत का भुगतान संतुलन या जो व्यापार खाता होता है उसमें दो खाते होते हैं, एक चालू खाता होता है और एक पूंजी खाता होता है। तो पूंजी खाते में रुपए की परिवर्तनीयता नहीं थी, चालू खाते में आंशिक परिवर्तनीयता शुरू की गई। बाद में चालू खाते को पूर्ण रूप से परिवर्तित किया गया, लेकिन पूरा जो खाता होता है वो चालू और पूंजी दोनों खाता मिलकर बनता है। इसलिए हम कहेंगे भारत में आज भी आंशिक परिवर्तन है। एक सिंपल सी बात समझना, हमारे देश में हर सेक्टर में एफडीआई 100% नहीं आ सकता है, उसकी एक लिमिट अभी हमने बांध कर रखी है। तो भारत में व्यापार खाते में रुपए को आंशिक परिवर्तित बनाया गया। इसे ऐसे ही याद रखना, इकोनॉमिक्स में डिटेल में समझाएंगे। और जो रुपए के जो कीमत थी उसको अब पूरी तरह से बाजार पर छोड़ा गया। ये जो कंट्रोल करना था आरबीआई के द्वारा ये बंद किया गया। स्थानीय सांसद विकास निधि योजना शुरू हुई थी। यूपीएससी ने सवाल पूछा था इसमें। स्थानीय सांसद विकास निधि का शुभारंभ हुआ। निजी क्षेत्र में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित करने की भी अनुमति दी गई कि एक्सपोर्ट वाली चीजें भी आप ला सकते हैं। और क्योंकि अब शेयर मार्केट को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने की बात हुई तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड नामक एनएसडीएल एक कंपनी की स्थापना सेबी ने की। हमारा पहला डिपॉजिटरी बैंक बना एनएसडीएल। महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत हुई ताकि मानव संसाधन को मजबूत किया जा सके। 8वीं पंचवर्षीय योजना देश की पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद जारी व्यष्टि आर्थिक नीतियों का आत्मनिरीक्षण किया गया। मतलब इस योजना में बहुत सारे समितियों का निर्माण हुआ जिन्होंने अभी तक के आर्थिक, सामाजिक, जो भी राजनीतिक बदलाव हुए थे सबका मूल्यांकन किया और कहा कि अब आप इसके बाद क्या करेंगे। इसलिए इस 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो समितियां बनती उन्हें दूसरी पीढ़ी की समितियां कहते हैं
और इसके पहले वाली जितनी समितियां उन्हें पहले पीढ़ी की समितियां कहा जाता है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना एक सफलतम योजना, मानव संसाधन पर सबसे ज्यादा कदम, क्योंकि कंप्यूटर तो आ गए लेकिन उसे चलाने वाले नहीं थे। और फाइनली इस योजना के माध्यम से भारत ने कुशल मानव संसाधन पर काम किया। एलपीजी के बाद की ये पहली योजना थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट कक्षा में हम देखेंगे अगली पंचवर्षीय योजना। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।